अकाउंटेंसी क्लास में आपका फिर स्वागत है। कल मैंने आप लोगों के साथ अकाउंटेंसी के कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे। मैं आपको याद दिला देता हूं, जो मैंने टर्म्स डिस्कस किए थे वो इस तरीके से थे: कैपिटल, कैश, बैंक, क्रेडिटर्स, डेटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फ्रेंड, अब हम आज की क्लास में आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, उसको बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स मींस स्थायी संपत्ति। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस समय हो सकता है हमें कुछ असेट्स की जरूरत पड़े। अब असेट्स मींस हो सकता है ऑफिस में आपको कुछ फर्नीचर लगाना पड़े, हो सकता है आपको किसी व्हीकल की जरूरत पड़े। वो व्हीकल टू व्हीलर भी हो सकता है, वो व्हीकल फोर व्हीलर भी हो सकता है। हो सकता है आपको अपनी शॉप खरीदना पड़े, जिस शॉप में आप अपना बिजनेस करेंगे, या जिस गोडाउन में अपना बिजनेस करेंगे उसको आपको खरीदना पड़े। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो सकता है आपको अपनी शॉप में, आपको दुकान में लगाना पड़े, जैसे ट्यूबलाइट लगाना पड़े आपको, या फैन लगाना पड़े आपको। इसके अलावा हो सकता है आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इस टाइप की चीजें खरीदनी पड़े अपने बिजनेस के लिए। तो ये सारे की सारी जो चीजें जो आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए परचेज करते हैं, ये सारी की सारी कहलाती हैं फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट्स में आप एक नेचर जरूर याद रखिएगा, ये वो असेट होती है जिसको खरीदते समय हमारा पर्पस उसको रीसेल करना नहीं होता। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जिसको मैं, अभी आप लोग चूंकि बिगिनर्स हैं, मैं बिल्कुल बेसिक शुरू कर रहा हूं, शायद ये टर्म आपको एकदम से समझ में ना आए, इसको मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। फिर भी अभी मैं आपको बता रहा हूं, फिक्स्ड असेट्स वो असेट होती है जिसको खरीदते समय आपका पर्पस उसको रीसेल करना नहीं होता। रीसेल करना मतलब उसको आगे बेचना नहीं होता, यही फिक्स्ड असेट्स होती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। सभी को मालूम होगा कि कोई भी बिजनेस करते समय फिक्स्ड असेट्स की जरूरत तो आपको पड़ती ही है। साधारण सा एक किराने वाला या ग्रोसरी स्टोर चलाने वाले को भी फिक्स्ड असेट्स की जरूरत पड़ेगी, उसको एक काउंटर तो लगाना ही पड़ेगा, इसको फर्नीचर बोलते हैं। तो ये काउंटर जो होगा वो उसका फिक्स्ड असेट्स की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डेफिनेशन, सैलरी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको मालूम है, सैलरी यानी कि वेतन। आपके यहाँ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको आप जो पेमेंट करेंगे उसको हम सैलरी बोलेंगे। आपके यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको जो आप पेमेंट करेंगे उसको वेजेस बोलेंगे। या मैं एक साधारण चीज और बताता चलूं आपको, जनरल नॉर्मल लैंग्वेज में ये बड़ा आसान सी चीज लगती है कि सैलरी भी वही चीज है और वेजेस भी वही चीज है, लेकिन नहीं। वेजेस का मतलब होता है, अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में वेजेस का मतलब होता है वो उन लोगों का पेमेंट जो माल से रिलेटेड काम करते हैं। माल से रिलेटेड काम करते हैं यानी जो परचेज और सेल से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, डायरेक्ट काम करते हैं, उनको वेजेस बोला जाता है। यानी कि हमारे यहाँ शॉप पर काम करने वाले वो मजदूर जो माल को डील करते हैं, माल यानी जो आपने माल परचेज किया है उसको डील करते हैं, उन लोगों की मजदूरी को वेजेस कहा जाता है। आगे मैं आपको क्लासिफिकेशन करूंगा तब बताऊंगा कि ये एक एक्सपेंसेस है, ये तो सबको मालूम है एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस की भी अकाउंटेंसी में अलग अलग कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की और एक होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की।
मैं आगे डिटेल में उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी आप केवल बेसिक टर्म ये याद रखें कि वेजेस का मतलब होता है जो माल से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उन लोगों को जो पेमेंट किया जाता है उसको वेजेस बोलते हैं। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे सेल्स का काम करने वाले एम्प्लॉय, कंप्यूटर का काम करने वाले एम्प्लॉय, आपके यहाँ जो अकाउंटेंट है वो एम्प्लॉय, इन लोगों को जो आप पेमेंट करते हैं उसको सैलरी बोला जाता है। आगे बढ़े, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन, मोबाइल एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब मालूम है। टेलीफोन, मोबाइल जो आपके शॉप में लगा हुआ है या आपके गोडाउन में लगा हुआ है, क्लियर है बिल्कुल, ये एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी आपको मालूम है एक्सपेंसेस है। ये एक्सपेंसेस की कुछ कैटेगरी हो गई जिसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसकी मैं बात करूं, स्टॉक। स्टॉक क्या चीज है? स्टॉक का मतलब वो गुड या वो माल जिसकी खरीद और बिक्री का आपका बिजनेस है, वो स्टॉक बोली जाती है। सपोज मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैंने अपना एक बिजनेस शुरू किया और मेरी फर्म का नाम है हम तुम शॉप, और इस फर्म में मैं एडिडास, नाइकी, प्यूमा जैसे ब्रांडेड गुड्स बेचता हूं। तो यहां पर मेरे लिए मींस हम तुम शॉप के लिए गुड्स मींस एडिडास, नाइकी, प्यूमा के जूते, ये गुड्स है। जिन गुड्स में मैं डील करता हूं यानी जिन गुड्स को मैं परचेस करता हूं आगे सेल करने के लिए, उसको वो मेरा स्टॉक होता है। आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन भी आ सकता है कि जो टेबल खरीदी मैंने अपने शॉप के लिए, क्या वो भी गुड्स है? बिगिनर्स थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि टेबल खरीद के लेके आए, वो टेबल जिस पर हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर बैठ के अकाउंटिंग करेगा, क्या वो भी गुड्स है? वो गुड्स नहीं है। गुड्स यानी स्टॉक केवल वही है जिसको आप सेल करते हैं। कंप्यूटर की टेबल जिस पर बैठ के आप अकाउंटिंग करेंगे वो आपकी स्टॉक नहीं है। स्टॉक केवल उसको बोलते हैं जिसको आप आगे सेल करना चाहते हैं, यानी जिसका आप बिजनेस करते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि दुकान में काम करने वाले मजदूर के लिए एक साइकिल खरीद के लेके आए, ये भी स्टॉक नहीं है। ये क्या है? असेट है आपकी। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, स्टॉक किसको बोलते हैं। स्टॉक के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम जिसके आप अकाउंट्स तैयार करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में शुरुआत में जितना स्टॉक आपकी शॉप पर होता है उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो स्टॉक बचता है वो आपको क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता है। परचेस के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, सेल के बारे में डिस्कस हो चुका है, डेटर्स में आपको बता चुका हूं, डेटर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स, क्रेडिटर्स के बारे में बता चुका हूं मैं आपको। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म, मैंने लोन्स के बारे में बात करी थी। लोन, बिजनेस के लिए, बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए हमें कुछ लोन की जरूरत पड़ती है। वो लोन हमें बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल सकता है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यूजुअली बिजनेस के लिए जो लोन लिए जाता है उसको कैश क्रेडिट लोन या ओवरड्राफ्ट लोन बोलते हैं। इसके अलावा भी बिजनेस में कुछ लोन लिए जा सकते हैं। जैसे सपोज बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें कार की जरूरत है, तो उस कार को खरीदने के लिए यदि हमारे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है तो हम अपने बैंक से कांटेक्ट करेंगे, और बैंक यदि हमें उस कार को खरीदने के लिए लोन देगी तो उस लोन को हम बोलेंगे व्हीकल लोन।
और वो भी हमारे बिजनेस में जगह बनाएगी लायबिलिटी के रूप में। लोन तो लायबिलिटी है, सबको मालूम है, बिजनेस की लायबिलिटी है। बैंक से आपके पास पैसा आया तो आपको उसको वापस भी करना है, तो ये एक लायबिलिटी है। इसके अलावा लोन की कैटेगरी हमारी असेट भी हो सकती है। अभी तो बात कर रहे हैं हम यूजुअली लायबिलिटी की, यानी आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आपने बैंक से फाइनेंस करा लिया, ये लायबिलिटी हो गई। इसके अलावा एक टर्म और होता है लोन एंड एडवांसेस। लोन एडवांसेस क्या है? सपोज हमारे किसी बिजनेस एसोसिएट को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, हमारी हम तुम शॉप सपोज एस्टेब्लिश हो चुकी है, अच्छा पैसा है हमारे पास, बिजनेस अच्छा चल रहा है, टर्नओवर भी बहुत हाई फाई हो गया हमारा, तो हमारा एक बिजनेस एसोसिएट था, उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसने हमसे रिक्वेस्ट करी कि भाई 5 लाख रुपए की मेरे को पैसे की जरूरत है, आप 5 लाख रुपए क्या मुझे दे सकते हैं? एज ए प्रोप्राइटर ऑफ हम तुम शॉप मैंने देखा कि बिजनेस एसोसिएट अच्छा है हमारा, उसके साथ हमारे बड़े अच्छे मजबूत रिश्ते हैं, बड़ा अच्छा टर्नओवर हम उसको करते हैं, तो हमने एग्री किया कि हम उसको 5 लाख रुपए का लोन दे देंगे, क्योंकि हमारे बैंक में सफिशिएंट फंड था, तो हमने उसको 5 लाख रुपए उठाकर लोन दे दिया। तो यहां पर आप ये देखिएगा, ये लोन आपका उस लोन से बिल्कुल अपोजिट नेचर का होगा जो आपने बैंक से लिया। तो जो बैंक से आपने लोन लिया था वो थी आपकी लायबिलिटी, और अपने बिजनेस एसोसिएट को जो आपने लोन दिया वो हो गया असेट, वो आपकी असेट बन गई। दोनों एक से टर्म है। लोन दो तरीके के लोन हो गए, एक वो लोन हुआ जो आपने लिया और दूसरा वो लोन हुआ जो आपने किसी को दिया। तो बिजनेस में सब कुछ हो सकता है, बिजनेस में आप लोन ले भी सकते हैं और लोन आगे दे भी सकते हैं। इसी लोन के साथ एक वर्ड और जुटा हुआ है, एडवांसेस। अब ये एडवांसेस क्या हुआ? अभी मैंने आपको ये बताया, वो ये था कि आप किसी के साथ माल खरीदते हैं, तो जिससे आप माल खरीदते हैं और वो यदि उधार खरीदते हैं तो उसको आप क्रेडिटर्स बोलते हैं। ये मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि परचेस का डायरेक्ट रिलेशन होता है क्रेडिटर्स से, और उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि दिल्ली में जो एडिडास का डीलर है उससे मैंने माल खरीदा हम तुम शॉप के लिए उधार पर, तो वो दिल्ली का जो डीलर है साई इंटरप्राइजेस, वो मेरा क्या हो गया? क्रेडिटर्स। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब इससे अपोजिट सिचुएशन समझिए आप। अपोजिट सिचुएशन ये हुई कि मैंने जिससे माल खरीदा उसको मैंने एडवांस पैसा पहले दे दिया। ऐसा एडवांस, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, सिचुएशन दोनों हो सकती है। आप उधार माल खरीदते हैं किसी से, ये भी हो सकता है, और आप माल एडवांस में पैसा देके भी खरीद सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब आप सपोज कल्पना करो कि ऐसा कब होगा। यूजुअली तो यही होता है कि आपके पास माल पहले आ जाता है और पेमेंट आप बाद में करते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ माल इस कैटेगरी का होता है जो हाईली डिमांड वाली सिचुएशन का होता है, यानी जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जो माल कम होता है और उसके खरीदार ज्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ऐसा भी हो सकता है कि जिससे आप माल खरीदने जा रहे हो उसको आप एडवांस में पहले पैसा दो और उसके बाद वो आपको जाके माल बेचेगा। तो इस कंडीशन में ये जो एडवांस है, ये एडवांस आपके लिए असेट हो गया, यानी क्रेडिटर्स को आपने जो माल के लिए पैसा पहले से दे दिया वो आपके लिए क्या हो गया? असेट हो गया। तो एक टर्म और इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किया जिसको बोला लोन एंड एडवांसेस। अब मैंने काफी टर्म कल और आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब मैं आपको एक नए और अनूठे तरीके से एक स्टोरी के थ्रू, एक कहानी के थ्रू, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हुए
इन सारे टर्म्स को अभी के अभी आपके सामने डिस्कस करता हूं। शुरुआत करते हैं। मेरी फर्म हम तुम शॉप, जिसका मैं प्रोप्राइटर हूं। हम तुम शॉप स्टार्ट करने के लिए मैंने 5 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस की। 5 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद हम तुम शॉप स्टार्ट हो गई। हम तुम शॉप स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ी ऑफिस बनाने की। ऑफिस बनाने की जरूरत पड़ी तो मैंने सबसे पहले मार्केट में एक ऑफिस किराए पर लिया। इसको ऑफिस बोलें या इसको शॉप बोलें, शॉप ही बोलें ज्यादा अच्छा रहेगा। एक शॉप किराए पर ली, 10,000 रुपए महीना उसका किराया था। मैंने उसका किराया पहले महीने का पेमेंट कर दिया। अब मुझे जरूरत पड़ी थोड़ा सा फर्नीचर लगाने की। 20,000 रुपए का मैंने फर्नीचर लगा लिया। उस फर्नीचर में टेबल्स भी थी, उस फर्नीचर के अंदर चेयर्स भी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ मेरे को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाने पड़े। ये सारी चीजें जरूरी होती है कोई भी शॉप आप शुरू करते हैं। ट्यूबलाइट लगानी पड़ी, पंखा लगाना पड़ा, कूलर लगाना पड़ा। ये सारी की सारी चीजें भी मैंने परचेस की। ये मेरी फिक्स असेट्स है। अब इसके बाद सबसे पहले मैंने कांटेक्ट किया अपने बैंक में, क्योंकि मेरे को बैंक में अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा। मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, तो बिना बैंक में अकाउंट खोले तो बिजनेस होगा नहीं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो नियरेस्ट ब्रांच थी मेरे शॉप के पास, वहां पर मैंने कांटेक्ट किया। वहां कांटेक्ट करने के बाद कुछ बैंक की फॉर्मेलिटीज फिलअप करने के बाद बैंक ने मेरा एक करंट अकाउंट खोल दिया। मैंने अपना जितना भी पैसा इंट्रोड्यूस किया था वो हम तुम शॉप के बैंक अकाउंट में सारा जमा हो गया। अब आगे चले। हम तुम शॉप के प्रोप्राइटर के रूप में मैं दिल्ली पहुंचा। मुझे माल की जरूरत थी। दिल्ली में साई इंटरप्राइजेस एडिडास, नाइकी और प्यूमा का सबसे बड़ा डीलर था। मैं साई इंटरप्राइजेस के पास पहुंचा और वहां से मैंने माल खरीदने की डील उनके साथ की। साई इंटरप्राइजेस से इनिशियली मैं 4 लाख रुपए का माल खरीद के लेके आया। 4 लाख रुपए का माल 2 दिन के अंदर अंदर ग्वालियर में मेरी शॉप पर डिलीवर हो गया। यहां पर ये 4 लाख रुपए का क्या हुआ, ये मेरी परचेज हो गई। यहां पर मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं एक नया बिजनेसमैन हूं। साई इंटरप्राइजेस जो दिल्ली का डीलर है वो एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन है। उसने मुझे उधार की फैसिलिटी नहीं दी थी, क्योंकि मैं पहली बार डील करने जा रहा था। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात ये भी बताता चलूं कि जो भी लोग नया बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं उनको कहीं भी उधार माल नहीं मिलता है। तो जो क्रेडिटर्स वर्ड यूज होता है वो बाद में यूज होता है। ये एक प्रैक्टिकल बात है। थ्योरी में तो सब चीजें बता दी जाती हैं कि आपको उधार माल भी मिल गया और आपने उधार माल के थ्रू बिजनेस शुरू भी कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली एक नए बिजनेसमैन को कोई भी उधार माल नहीं देता। तो चूंकि मेरा नया बिजनेस था, हम तुम शॉप बिल्कुल फ्रेश मार्केट में एक स्टार्ट ली हुई थी, तो हम तुम शॉप को साई इंटरप्राइजेस दिल्ली ने 1 रुपए का भी क्रेडिट माल नहीं दिया। तो 4 लाख रुपए खर्च करने के बाद माल ग्वालियर आ गया। 4 लाख रुपए की परचेज हो गई। ग्वालियर जो माल आया उस पर भाड़ा भी देना पड़ेगा। 5,000 रुपए का भाड़ा दिया गया। ये 5,000 रुपए का भाड़ा क्या हुआ, कैरिएज, ये एक एक्सपेंसेस के रूप में चला गया। ग्वालियर माल आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि वो सारा का सारा माल मैंने अपने शॉप पर सजा दिया। माल खरीदने से पहले मैंने अपने असिस्टेंट के रूप में
अपना पहले एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिया था, जिसका नाम था रंजीत सूर्यवंशी। रंजीत सूर्यवंशी मेरे सेल्समैन, मेरे मैनेजर, मेरे अकाउंटेंट सब कुछ थे। क्योंकि मैं छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, तो इसलिए मैं ज्यादा एम्प्लॉयज को रखना अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने एक एम्प्लॉय रंजीत सूर्यवंशी को 5,000 रुपए की सैलरी में अपने अपॉइंट किया। तो यहाँ ये भी क्लियर हो गया कि सैलरी जो टर्म मैंने आपको बताया था वो किसको मिलेगी, रंजीत सूर्यवंशी को। रंजीत सूर्यवंशी मेरी शॉप में दोपहर 12 बजे से रात को 8 बजे तक काम करेंगे, और इसके बदले में उनको क्या मिलेगी, सैलरी। तो अब जब सारा माल मेरे यहाँ आ गया, तो मैंने यानी प्रोपराइटर संदीप बैजल और रंजीत सूर्यवंशी मेरे एम्प्लॉय ने सारा माल शॉप में सजा लिया, और मेरी शॉप स्टार्ट हो गई। शॉप स्टार्ट करने से पहले कुछ मेरे को खर्चे और करने पड़े, जैसे कैरी बैग मेरे को खरीदने पड़े। जो कस्टमर आएंगे उन कस्टमर को जो मैं शू दूंगा वो एक कैरी बैग में रख के दूंगा, तो ये मेरे कुछ एक खर्चे होंगे। कैरी बैग खरीदना, स्टेशनरी मेरे को खरीदनी पड़ेगी, कॉपी पेन खरीदना पड़ेगा, एक बही खाता खरीदना पड़ेगा जिसमें मैं हिसाब लिखूंगा। छोटे छोटे खर्चे हैं, ये करने ही पड़ेंगे मेरे को। चाय पानी तो आएगी आएगी मेरी शॉप में। दोपहर 12 बजे से रात को 8 बजे तक मैं और मेरा एम्प्लॉय बैठेगा, तो चाय भी पियेंगे हम लोग, वो एक्सपेंसेस भी होना शुरू हो जाएगा। पानी भी आएगा, वाटर सप्लाई भी होगी, वो एक्सपेंसेस होना भी शुरू हो जाएगा। बिजली चलेगी मेरी शॉप में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होना भी शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ ये सारे एक्सपेंसेस डे 1 से ही शुरू हो गए। अब दुकान शुरू हुई, शॉप शुरू हुई, मेरा बिजनेस शुरू हो गया, कस्टमर आने लगे। अब मैं चूंकि एक नया मार्केट में बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने, तो मुझे सबसे पहले ये भी डिसाइड करना है कि मुझे क्या केवल नकद माल बेचना है या मेरे को उधार भी बेचना है। बिजनेस में ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या केवल नकद बेचा जाए या उधार बेचा जाए। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपकी मार्केट के ऊपर, प्रेजेंस के ऊपर। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इनिशियली मैं जो मेरे जान पहचान के कस्टमर होंगे उनको तो मैं उधार दे दूंगा, यानी क्रेडिट पर दे दूंगा, और जो बिल्कुल अननोन कस्टमर है उनको मैं कैश पर ही माल बेचूंगा। ये एक प्रैक्टिकल चीज है बिल्कुल। कारण ये है कि यदि अननोन लोगों को मैं क्रेडिट पर माल बेच दूं तो हो सकता है कि वो लोग दोबारा वापस पैसे देने आए ही नहीं। इसलिए क्रेडिट केवल नोन पर्सन्स को मैं दूंगा। तो शुरुआत कर दी मैंने, और पहले ही दिन, दुकान खुलने के पहले ही दिन 2,000 रुपए के मैंने 5 जूते बेचे, यानी 10,000 रुपए की मेरी क्या हुई, सेल हुई। इस 10,000 रुपए की सेल में एक जूता मैंने क्रेडिट बेचा ललित कुमार दुबे को, और बाकी 4 जूते मेरे कैश पर गए। तो अब देखिए यहाँ सेल भी 2 तरीके की हो गई, दोनों आ गई, एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मैंने अपने नॉन कस्टमर ललित कुमार दुबे को बेची, और कैश सेल जो बाकी 4 कस्टमर थे उनको बेच दी गई। अब यहाँ अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं बता दूं। इस सेल में जो 4 कस्टमर को माल बेचा, अकाउंटिंग में उनसे आपको अब कोई मतलब नहीं रखना। भाई उनको माल बेचा, कैश मेमो आपने बना के दिया, बिल काट के दिया और उन्हें आपको पेमेंट कर दिया, उनका नाम पता आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उनसे आपको आगे पैसा तो लेना नहीं है। कैश वो आपको दे गए, आपने उनको माल दे दिया, बात खत्म। लेकिन ललित कुमार दुबे, इनका हमको अपने यहां पूरा हिसाब किताब बना के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ललित कुमार दुबे माल ले गए हैं, पैसा नहीं दे के गए। हमें उनसे आगे आने वाले पीरियड में पैसा वसूल करना है। तो ललित कुमार दुबे हमारे क्या हो गए, डेटर्स। ये आया वो इंपॉर्टेंट टर्म
जो मैं आपको कल बताया था। ललित कुमार दुबे उधार सेल है, क्रेडिट सेल है। ललित कुमार दुबे हमारे डेटर्स हैं। डेटर्स कल मैंने आपको बताया था, उसको कहते हैं जिसको आप उधार माल बेचते हैं और जिससे आपको पैसा लेना होता है। क्लियर? माल सेल हो गया। एक दिन का जो ट्रांजैक्शन हुआ वो ये हुआ कि सेल हुई, सेल में से 8,000 रुपए का कैश आया, 2,000 रुपए उधार हो गया, 8,000 रुपए आपने अपनी तिजोरी में रख दिया। ये 8,000 रुपए आपका उस दिन का कैश इन हैंड है। जो एक टर्म मैंने आपको बताया था कैश, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है जो आपके हाथ में कैश है। जो बैंक में पैसा जमा है वो कैश इन हैंड नहीं है, वो है बैंक बैलेंस। और आपके हाथ में आज कैश आया था 8,000 रुपए का। सपोज पूरे दिन भर में आपने 100 रुपए की कुछ रिफ्रेशमेंट ले लिया था, तो उस कंडीशन में दिन के आखिर में आपके पास कैश होगा 7,900 रुपए। 100 रुपए रिफ्रेशमेंट का एक्सपेंसेस उससे कम हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पूरे दिन भर के ये ट्रांजैक्शन हुए मेरी फर्म के अंदर। मैंने आपको इस फर्म में ये बताया कि किस तरीके से मैंने पैसा फर्म में डालकर बिजनेस शुरू किया, बैंक में पैसा अकाउंट खुल गया मेरा, साई इंटरप्राइजेस से जाके माल खरीद लाए, परचेज भी हो गई, पहले दिन की सेल भी हो गई, कुछ उधार सेल हो गई, कुछ कैश सेल हो गई, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस भी हो गया, फर्नीचर स्टेशनरी भी खरीद के आ गई, बिजनेस शुरू हो गया। कुछ दिन तक बिजनेस इसी ट्रेंड पर चलता रहा, यानी माल आता गया, सेल होता गया, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती रही वैसा वैसा माल आता गया और उसी के अकॉर्डिंगली सेल होती रही। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए फिर मैंने पेपर में पब्लिसिटी का भी सहारा लिया। पब्लिसिटी एक्सपेंसेस का खर्चा भी हो गया, पेपर में मैंने ऐड दिया, खर्च हुआ। उस ऐड का मुझे फायदा ये हुआ कि मेरा टर्नओवर बढ़ा, मेरी सेल बढ़ी। तो इसी तरीके से काम चलता रहा, काम में पिकअप आया। अब मेरे दिमाग में ये विचार आया कि एक माइलस्टोन मैंने अचीव कर लिया, अब आगे जाने का समय आया तो मुझे जरूरत पड़ी पूंजी की। पहले मेरे पास लिमिटेड पूंजी थी, 4 लाख रुपए का मैंने माल खरीदा था, उसी को मैं रोटेट कर रहा था। माल खरीदा, बेचा, थोड़ा और माल बढ़ा लेता था, फिर बेच लेता था। साई इंटरप्राइजेस के अलावा एक दूसरी फर्म से मेरा टाई अप हुआ। उस दूसरी फर्म ने मेरे से ये कंडीशन रखी कि भाई यदि तुम 10 लाख रुपए का माल एक बार में मेरे से उठाओ तो मैं ज्यादा डिस्काउंट पर तुमको माल बेच दूंगा। देखो, जो माल खरीदा जाता है वो आपको जितना कम कीमत पर मिलेगा, निश्चित रूप से आप उसको उतने ही ज्यादा मुनाफे पर अपने कस्टमर को बेच पाएंगे। ये तो सीधा सीधा बिजनेस है। कम से कम रेट में माल खरीद के लेके आइए जिससे आपको प्रॉफिट ज्यादा हो। तो अब जब दिल्ली में मेरे को एक दूसरी फर्म ने ये मेरे को ये ऑफर दिया कि वो मेरे को ज्यादा सस्ते में माल बेच सकता है साई इंटरप्राइजेस के कंपैरिजन में, तो मैं नेचुरली बिल्कुल एक्साइट हो गया। लेकिन उसने कंडीशन ये रखी कि भाई 10 लाख रुपए का मिनिमम ऑर्डर मुझे देना पड़ेगा। अब मेरे साथ समस्या ये थी कि मेरे पास पूंजी उतनी थी ही नहीं। अब मेरे पास पूंजी नहीं है तो मैं 10 लाख रुपए कहां से खरीद के लाऊंगा। उस कंडीशन में मैंने सबसे पहले कांटेक्ट किया अपने बड़े भाई से, मेरे बड़े भाई राजीव बैजल साहब, उनसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा भैया मेरे को 5 लाख रुपए कुछ लोन दे दो, क्योंकि मेरे को अपने बिजनेस में पैसा लगाना है। तो उन्होंने मेरे को 5 लाख रुपए का चेक काट कर दे दिया। तो यहां पर ये 5 लाख रुपए सबसे पहला मेरा लोन हो गया।
लोन जरूरी नहीं है कि केवल बैंक से ही लिया जाए या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है। आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, किसी से भी पैसा जो लेते हैं बिजनेस में, तो वो भी लोन ही होता है। तो राजीव बैजल ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरी हेल्प करने के लिए मेरे को 5 लाख रुपए का कर्जा दिया। यहां पर एक बात और बता दूं मैं, जब भी लोन मैं किसी पार्टी से लूंगा, उसके बदले में इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। ये बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि सामने वाला बैंक आपको लोन क्यों देगा? इंटरेस्ट चाहिए उसको, उसको अपना प्रिंसिपल तो वापस चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा वो इंटरेस्ट भी तो मांगेगा आपसे। यहां पर एक बात मैं बता दूं कि हो सकता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के मामले में आपको इंटरेस्ट ना भी देना पड़े, पॉसिबल है ये। यानी राजीव बैजल मेरे भाई हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए का जो मुझे लोन दिया, हो सकता है क्योंकि वो मेरे भाई हैं, वो मेरे से कोई ब्याज ना ले, ये बिल्कुल श्योर है। तो आप कभी भी चौंक मत जाना कि आपसे कभी कोई ये कहे कि लोन मिल रहा है इंटरेस्ट फ्री, तो आप कहोगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से आपको जो लोन मिलता है वो इंटरेस्ट भी हो सकता है। हाँ, ये बात तय है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको जो लोन मिलेगा वो इंटरेस्ट फ्री नहीं होगा। तो आगे बढ़े, राजीव बैजल ने मुझे लोन दे दिया, 5 लाख रुपए का चेक मैंने अपने बैंक में लगाया, यूनियन बैंक में, और मेरे पास सफिशिएंट फंड हो गया। उसके बाद मैंने अपना जो दूसरी फर्म थी, 10 लाख रुपए का उसको ऑर्डर दिया, और माल मेरे पास 10 लाख रुपए का आ गया, हैवी डिस्काउंट पर आया। अब मैं अपने कस्टमर को वो माल बेचने के बाद ज्यादा मुनाफा अर्न करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में एक सीधी और सच्ची कहानी के थ्रू ये जो अकाउंटेंसी के बेसिक टर्म्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट टर्म में अब मैं आऊंगा अकाउंटेंसी का सबसे पहला पार्ट, जिसको कहते हैं जनरल एंट्री। कल से मैं शुरू करूंगा जनरल एंट्री का पोर्शन। कल तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।